मूवी की शुरुआत जापान से होती है। यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर शिप से लाए जाते हैं। उन कंटेनर्स में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी। इन्हीं लकड़ियों के साथ पुष्पा भी यहाँ पर मौजूद था। जब जापानी यहाँ पर पुष्पा को देखते हैं तब वो लोग पुष्पा को उल्टा टांग देते हैं, लेकिन पुष्पा उन रस्सियों को काटकर इन जापानियों से फाइट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां यहाँ मंगा लिया है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया है, जिसके वजह से पुष्पा को यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर पुष्पा भाव के साथ इन सभी की भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में पुष्पा को गोली लग जाती है और वो एक समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी हम लोग ये जानते हैं ये तो सिर्फ एक सपना था। पुष्पा अब सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। अब लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजना है ये अकेला पुष्पा डिसाइड करता है, लेकिन उसके सफलता के साथ साथ उसके दुश्मन भी बढ़ चुके हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पर है भंवर सिंह शेखावत, जो कि एक IPS है। पुष्पा ने शेखावत की बहुत बेइज्जती की थी, जिसका बदला वो पुष्पा से लेना चाहता है। इसलिए वो बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा भाव के लड़के जंगल में लाल चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए जाते हैं, तब यहाँ पर भंवर सिंह भी पहुंच जाता है और इन सभी को घेर कर अरेस्ट कर लेता है। पुलिस के पास अब तक कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए पुष्पा हमेशा बच जाया करता था। शेखावत इन सभी मजदूरों को बहुत मारता है और इन 230 मजदूरों को जेल में बंद कर देता है। तभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुष्पा आता है। अभी पुलिस स्टेशन में शेखावत मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद हैं। यहाँ पुष्पा सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आया था, लेकिन वो सिर्फ सीनू को लेने के लिए आया था, क्योंकि आज सीनू की शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा, तब उसने ये देखा सीनू के जिस्म के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा, तब उनके चोट को देखकर पुष्पा बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इन सारे मजदूरों को शेखावत ने बहुत मारा था। पुष्पा कहता है अब वो सिर्फ सीनू को नहीं बल्कि सारे मजदूरों को लेकर यहाँ से जाएगा। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले पुष्पा से ये कहते हैं अगर आप इन सभी को लेकर चले जाएंगे तब हमारी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर पुष्पा इन लोगों से ये कहता है आज से लेकर अपने रिटायरमेंट तक तुम लोगों के जितने भी पैसे बनते हैं वो सारे पैसे पुष्पा तुम्हें अभी देगा। बस ऐसा समझ लो कि आज ही तुम रिटायर होने वाले हो। इसके बाद पुष्पा उन सभी को पैसे देकर उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है। जब भैरव सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तब वो देखता है यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। वो समझ जाता है कि सभी लोगों को पुष्पा ने खरीद लिया है। पुष्पा काफी इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने साथियों का ख्याल भी रखता है। साथ ही साथ वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत प्यार करता है। अगले दिन हम लोग श्रीवल्ली को एक मंदिर में जाते हुए देखते हैं। उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई मुरली भी मौजूद होता है। वो यहाँ पर सभी के सामने श्रीवल्ली का मजाक उड़ाता है। वो कहता है तुम सोना और चांदी देकर पूजा तो कर लोगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई गोत्र है? क्या तुम्हारे खानदान का कोई नाम है? मुरली इन लोगों को हमेशा नीचा दिखाने का काम करता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी इन लोगों को बहुत पसंद करती है। वो अपने चाचा पुष्पा के साथ रिश्ता निभाना चाहती है। कावेरी हमेशा श्रीवल्ली को चाची कहकर बुलाती है, लेकिन मुरली हमेशा कावेरी को मना करता है कि वो इन लोगों से बातें ना करे। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बातें मानता है। आज पुष्पा MLA के साथ मिलकर CM से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली पुष्पा से ये रिक्वेस्ट करती है अगर तुम CM से मिलने जा रहे हो तब तुम CM के साथ एक फोटो खिंचवा कर लाना, ताकि हम लोग उसे फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा किया था, लेकिन जैसे ही पुष्पा CM के पास पहुंचता है वहां तो कुछ अलग ही हो जाता है। पुष्पा CM की पार्टी को तो बहुत डोनेशन देता है, लेकिन CM उसके साथ फोटो खिंचाने से मना कर देता है। CM का ऐसा मानना था जूती पैर में ही अच्छी लगती है, उसे हाथ में नहीं पहना करते हैं। साथ ही साथ CM ने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल दी थी। ये देखकर पुष्पा को यहाँ अच्छा नहीं लगता है। बाहर आने के बाद पुष्पा सितप्पा से ये कहता है अगर आप इस राज्य के CM होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? जिस पर सितप्पा पुष्पा से ये कहता है मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तुम्हारे साथ फोटो हमेशा खिंचवाता, क्योंकि तू मेरा भाई जैसा है। तब पुष्पा सितप्पा से ये कहता है तब तुम CM बनने की तैयारी कर लो। इसके बाद पुष्पा सीधा सितप्पा से ये पूछता है CM बनने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सितप्पा यहाँ पुष्पा से कहता है लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। तब पुष्पा यहाँ सितप्पा से कहता है मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन CM तुम्हें ही बनना होगा। इसके बाद सितप्पा सीधे सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। हम लोग देखते हैं सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है। साथ ही साथ पुष्पा ने उनके लिए एक सोफा भी भिजवाया था, जिसके अंदर 25 करोड़ थे। सितप्पा जब पुष्पा को ऐसे पैसे फेंकते हुए देखता है, तब वो कहता है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन पुष्पा तो प्लान बना चुका था। इसके बाद वो सितप्पा को कहता है अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा, बल्कि वो इंटरनेशनल हो चुका है, क्योंकि पुष्पा पहले लाल चंदन की लकड़ियों का डील सिर्फ मॉर्गन से किया करता था। मॉर्गन से उसे 1 टन के 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन अगर वो इस डील को विदेश में लेकर जाता है
तब उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसलिए पुष्पा डील करने के लिए तुरंत विदेश जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है। यहाँ वो उससे डील करता है। इस डील के मुताबिक पुष्पा उन्हें 2000 क्विंटल लकड़ियां देगा। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। इसके बाद पुष्पा अपने सारे के सारे सिंडिकेट के मेंबर को फोन लगाकर एक्टिव रहने के लिए कहता है। वो इन सभी को फोन लगाकर ये कहता है ज्यादा से ज्यादा लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। अब सिंडिकेट के सारे मेंबर लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ में लग जाते हैं। इन लकड़ियों को लाकर वो लोग पुष्पा को देने वाले थे, लेकिन तभी हम लोग मंगल चीनू और उसकी वाइफ को देखते हैं। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लकड़ियां जमा करने वाला है और वो इन लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। ये लोग ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं। ये लोग शेखावत से कहते हैं तुम उन लकड़ियों को जब्त कर लो, साथ ही साथ तुम सिंडिकेट के मेंबर को डराओ और धमकाओ ताकि वो लोग पुष्पा का दिया हुआ काम ना करे, क्योंकि मंगल चीनू पुष्पा को हटाकर खुद सिंडिकेट का हेड बनना चाहता है। अब भैरव सिंह को ये बात पता चल चुकी थी, इसलिए वो सारे चेक पोस्ट पर पुलिस लगाता है। तभी एक चेक पोस्ट पर लाल चंदन की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक पहुंचता है। भैरव सिंह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने सारे के सारे ट्रक को जला दिया। साथ ही साथ एक सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पहुंचा तब भंवर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मंगल चीनू ऐसा चाहता था कि शेखावत उसे सिर्फ डराए और धमकाए। लेकिन भंवर सिंह ये कहता है उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने इसे मार दिया है, इसलिए सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी मुझसे डरेंगे। जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया था, सभी लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, लेकिन पुष्पा यहाँ नहीं आया था। तभी मंगल चीनू और यहाँ के सभी लोग सितप्पा से ये कहते हैं अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तब भंवर सिंह ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा, तब सिंडिकेट को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमें पुष्पा को सिंडिकेट के गद्दी से हटा देना चाहिए। लेकिन सितप्पा ऐसा होने नहीं दे सकता है। अब सितप्पा सुलह करवाने के लिए भंवर सिंह के पास जाता है। वो उसे यहाँ पर बहुत सारा पैसा देने की कोशिश करता है। वो 10 करोड़ रुपए देने की पेशकश करता है, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। भंवर सिंह कहता है पुष्पा ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, उसने मुझे नंगा दौड़ाया है, इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी सितप्पा उससे कहता है अगर पुष्पा तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने तुमसे सॉरी कह दे तब क्या तुम उसे माफ कर दोगे? ये सुनने के बाद तुरंत ही भंवर सिंह उससे हाँ कहता है और कहता है एक बड़ी सी पार्टी का इंतजाम करो जिसमें सिंडिकेट के सभी लोग रहने चाहिए। वहाँ पुष्पा सभी के सामने मुझसे माफी मांगेगा। अब पार्टी में सभी लोग पहुंच जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर ये देखना चाहते थे क्या पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक कभी नहीं झुका है। क्या वो आज अपनी सिंडिकेट की गद्दी बचाने के लिए भंवर सिंह के सामने झुकेगा? पुष्पा यहाँ आता है। उस वक्त वो बहुत ज्यादा शराब के नशे में था। इसके बाद वो यहाँ आकर भंवर सिंह से माफी मांगता है। ये सुनकर भंवर सिंह बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि उसने पुष्पा के सॉरी बोलने की आवाज रिकॉर्डिंग कर ली थी और उस सॉरी को बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा सॉरी बोलकर अपने घर जा रहा था तभी उसे बहुत अजीब लगता है। वहीं इधर इस पार्टी में आने वाले सारे लोग बहुत शौक थे कि पुष्पा ने आखिर सॉरी कैसे बोल दिया। इधर पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि वो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सभी लोगों को सड़क में छोड़कर कार को वापस घुमाकर पार्टी में फिर से जाता है। इधर भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था, तभी पुष्पा यहाँ अचानक आकर भंवर सिंह के कार को टक्कर मारता है, जिससे भंवर सिंह एक स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है। इसके बाद पुष्पा उसे स्विमिंग पूल में मुद देता है। भंवर सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब पुष्पा उससे कहता है पुष्पा एक ब्रांड है जो कि किसी के सामने नहीं झुकता है। पुष्पा कहता है मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि वो 2000 क्विंटल लकड़ियों को देश से बाहर भेजकर रहेगा। अगर पुष्पा ऐसा नहीं कर पाया और शेखावत ने उसके सिर्फ एक लकड़ी को भी पकड़ लिया तब पुष्पा जिंदगी भर मजदूरी करेगा। भंवर सिंह को भी बहुत गुस्सा आता है। वो पुष्पा के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। अब भंवर सिंह सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरे तरीके से सील कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ये देखता है पुल के नीचे जो नदी है वो तो पूरी की पूरी सूखी है, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन था। जिसके बाद वो समझ जाता है पुष्पा जरूर अपनी गाड़ियों को इन्हीं नदी वाले रास्ते से गुजारने वाला है। उसका शक एकदम सही निकला, क्योंकि पुष्पा के लाल चंदन की लकड़ियों वाला ट्रक इन्हीं नदी वाले रास्ते से जा रहे थे। पुलिस वाले इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन गाड़ियों को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉटगन लेकर इन लोगों के ऊपर फायरिंग करता है। पुष्पा के आदमी उसे कॉल करके सारी जानकारी देते हैं। तब पुष्पा इन लोगों से कहता है तुम लोग वहां से कूद जाओ और जितने भी ट्रक के ड्राइवर हैं सभी को वहां से भागने के लिए बोलो, क्योंकि लकड़ियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम लोगों की जान है। इसके बाद पुष्पा के सभी आदमी इन लकड़ियों को छोड़कर यहाँ से जल्दी से भागते हैं। अब जितने भी लाल चंदन की लकड़ियां थी भैरव सिंह उन सभी को जब्त कर लेता है। ये सब देखकर मंगल चीनू की वाइफ
और मंगल चीनू बहुत खुश थे। अब शेखावत भी मीडिया के सामने ये कहता है ये सारी की सारी लकड़ियां पुष्पा की है। इन लोगों को ये मालूम चलता है ये लाल चंदन की लकड़ियां नहीं है बल्कि नॉर्मल लकड़ियां हैं। इसका मतलब ये है कि पुष्पा ने भंवर सिंह को नकली लकड़ियों के जाल में फंसा दिया। तभी पुष्पा इन लोगों के सामने आकर इन लोगों से ये कहता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हैं क्या? मैं फ्लावर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। वो इन लोगों से कहता है वो जल्द ही इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करवाने वाला है। अगर तुम इन लकड़ियों को पार होने से रोक सकते हो तब तुम रोक लो। इसके बाद पुष्पा अपने परिवार को लेकर काली पूजा करने के लिए जाता है। यहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक चक्कर आता है। मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पुष्पा काली माता वाला ड्रेस पहनता है और वो यहाँ पर तांडव करने लगता है। श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है आखिर तुम ये सब पहनकर क्या कर रहे हो? तब पुष्पा ये कहता है मेरी एक इच्छा है कि मुझे लड़की ही पैदा हो, क्योंकि अगर लड़का हुआ तब उसे भी मेरा सरनेम मिलेगा और क्योंकि मैं किसी बड़े खानदान का नहीं हूँ इसलिए मेरी तरह लोग उसे भी चिढ़ाएंगे। अगर लड़की हुई तब वो किसी दूसरे के घर जाएगी जिससे उसे किसी दूसरे का सरनेम मिल जाएगा। अभी हम लोग इसी जगह पर देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर पुष्पा के भतीजी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं। पुष्पा जब ये सब देखता है तब वो गुस्से से भरपूर यहाँ आता है और इन लोगों को बुरे तरीके से पीटता है। तभी यहाँ पर फिर से मुरली आता है। मुरली कहता है क्या तुम्हें ये सब करके ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे? तो सुन लो तुम ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि तुम हमेशा अनाथ थे और वही रहोगे। श्रीवल्ली जब मुरली की बातों को सुनती है तब वो मुरली पर बहुत गुस्सा होती है। कावेरी के साथ जिन लोगों ने छेड़छाड़ की थी मुरली ने उन गुंडों को आधा गंजा करवाकर गधे के ऊपर बिठाकर गांव में घुमाया था। इसके बाद हम लोग मंगल चीनू और उसकी वाइफ और शेखावत को सीएम के पास में देखते हैं। वो लोग सीएम को ये बताते हैं अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तब तुम्हारे सीएम की कुर्सी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके पुष्पा तुम्हारे सारे एमएलए को खरीदने वाला है। अब सीएम इन लोगों को ये आदेश देता है चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस मत होने दो। ये सभी लाल चंदन की लकड़ियां श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि अभी ये लोग जिस जगह पर थे वहां से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर के दूर पर था। भंवर सिंह यहाँ पहुंच तो जाता है लेकिन वो लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता है। ये सारी लकड़ियां शिप के नीचे होती हैं, इसलिए भंवर सिंह उनका पीछा तो करता है लेकिन एक भी लकड़ी को नहीं पकड़ पाता है। जैसे ही पुष्पा का माल डिलीवर होता है पुष्पा के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इन सारे पैसों को एमएलए को खरीदने के लिए सोफे के अंदर भरा जाता है और एक एक सोफे को हर एक एमएलए के पास भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पुष्पा ने सारे के सारे एमएलए को पैसों के दम पर खरीद लिया है। इधर भंवर सिंह शेखावत का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि पुष्पा जैसे ही एमएलए को खरीदता है पुष्पा सितप्पा को सीएम बनाकर अपनी सरकार बनाएगा। इसके बाद भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं भंवर सिंह उसमें आग लगाता है। उसने यहाँ काफी शराब पी हुई थी। इसके बाद वो वेयर हाउस के अंदर ही रुक जाता है। यहाँ पर जोरों का ब्लास्ट होता है। इसमें भंवर सिंह की मौत हो जाती है। हालांकि इस मूवी में भंवर सिंह के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि उसकी मौत हुई या नहीं। कुछ ही दिन के बाद हम लोग ये देखते हैं अब सीएम सितप्पा बन चुका है। इसके बाद सितप्पा पुष्पा के घर आकर श्रीवल्ली से ये कहता है तुम्हारे फोटो मांगने की वजह से मैं सीएम बना हूँ। पुष्पा ने आज ही का दिन सीएम बदलने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि आज श्रीवल्ली का बर्थडे था, इसलिए यहाँ पर ये सभी लोग पार्टी करते हैं। सितप्पा के सीएम बनने के बाद अब पुष्पा सारे राज्य में राज कर रहा था। सभी लोग पुष्पा को पूजने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी यानी मुरली की पत्नी पुष्पा के घर में आती है। वो यहाँ आकर पुष्पा को बताती है कावेरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं। अगर हम लोगों ने उन्हें पैसे नहीं दिए तब वो लोग कावेरी को मार देंगे। जैसे ही पुष्पा को ये मालूम चलता है वो सबसे पहले न्यूज चैनल के पास जाता है। न्यूज में लाइव आकर वो उन लोगों से ये कहता है अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी होता है तब वो उन सभी को ढूंढ कर मार देगा। उन सभी के पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर वो लोग कावेरी को 1 घंटे के अंदर सही सलामत घर में पहुंचा देते हैं तब पुष्पा उन लोगों को बख्श देगा। ये बातें सेंट्रल मिनिस्टर और सितप्पा को भी मालूम थी। तभी हम लोग ये जानते हैं जिन लोगों ने कावेरी को किडनैप किया है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। इसलिए सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ सितप्पा को अपने पास बुलाकर पुष्पा को कॉल लगवाता है। सितप्पा यहाँ पुष्पा से ये कहता है वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए पुष्पा उन गुंडों के साथ कुछ भी ना करे। हम लोग उससे कांटेक्ट कर रहे हैं और हम लोग कावेरी को सही सलामत ले आएंगे। अगर वो कावेरी के साथ कुछ गलत भी करता है तब भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन पुष्पा इन लोगों से कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल मिनिस्टर और तुम भाड़ में जाओ। इधर सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से 10 करोड़ रुपए मांग रहा था और वो अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुलाता है। पुष्पा उसकी सारी शर्तों को मान जाता है। इसके बाद वो जल्दी से हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचते ही वो सबसे पहले गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा
पुष्पा से ये कहता है, तेरी भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, अगर तूने गोली चलाया तब तेरी भतीजी भी मारी जाएगी, इसलिए तुझे यहाँ पर थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। इसके बाद पुष्पा उन लोगों को गन दे देता है। इसके बाद ये लोग पुष्पा को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ये लोग जानते हैं पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बाद भी पुष्पा इन लोगों से फाइट कर सकता है, इसलिए वो लोग उसके हाथ के साथ साथ उसके पैर भी बांधते हैं। पुष्पा को बांधने के बाद वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ डालते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। इसके बाद वो उड़ उड़ कर अपने दांतों से इन लोगों को काट काट कर मारता है। पुष्पा यहाँ इतना गुस्सा हो जाता है कि वो दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को मार रहा था। तभी यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर का भाई भी अपने बेटे को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन पुष्पा उसके बेटे के साथ साथ उसे भी मार देता है। ये बातें जब मिनिस्टर जानता है तब वो गुस्से से पूरा पागल हो जाता है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं, पुष्पा जब अपने घर में होता है तभी उसके पास मुरली आता है, क्योंकि मुरली को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो पुष्पा और सारी फैमिली से माफी मांगने के लिए यहाँ आया है। मुरली कहता है, आप लोग मेरी फैमिली हो। वो यहाँ पर कावेरी की शादी का कार्ड देने के लिए आया था, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। और कावेरी ये कहती है, अगर पुष्पा चाचू शादी में नहीं आती हैं, तब वो मंडप में नहीं बैठेगी। यहाँ पर श्रीवल्ली पुष्पा को ये बताती है, सारे कार्ड्स पर माँ का नाम है, उनके साथ साथ तुम्हारा भी नाम है। ये सब देखकर पुष्पा बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये सारा परिवार कावेरी के शादी में पहुंचता है। इन सभी ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। वहीं इधर हम लोग मिनिस्टर के घर में देखते हैं, जहां मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और उसका बेटा मारा गया था। यहाँ पर एक आदमी मिनिस्टर के पास में आता है, जिसके हाथ में एक पार्सल होता है। वो उस पार्सल को मिनिस्टर को देता है। उस पार्सल में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वहीं इधर हम लोग पुष्पा को देखते हैं, जो कि अपनी भतीजी की शादी में होता है। ये लोग अभी शादी में बहुत खुश थे। तभी हम लोग पहाड़ी में एक आदमी को देखते हैं, जो कि पुष्पा के शादी वाले फंक्शन में दूर से एक ब्लास्ट करता है। उस आदमी के पीछे भी वही अजीब सा निशान बना हुआ था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था, ये बात हमें इस मूवी में नहीं बताया गया है, लेकिन पुष्पा पार्ट 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।